नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्त शासन प्रणाली पर अपना व्याख्यान दूंगी। मौर्य काल की भांति गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए न तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ है और न ही मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत हमें उपलब्ध होता है, किंतु गुप्तकालीन अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से गुप्तों की शासन व्यवस्था के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि गुप्त शासकों ने अपनी योग्यता और कुशलता से अपने विशाल साम्राज्य में सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित करके अपने विजयों को सार्थक और सुदृढ़ बना दिया था। गुप्त शासन व्यवस्था मौलिक और नवसृजित न होकर भारत में परंपरागत रूप से प्रचलित शासन पद्धति का समयानुकूल और आवश्यकता अनुसार किया गया परिवर्तित और संशोधित रूप था। यद्यपि गुप्त प्रशासन गुप्त सम्राटों की मौलिक कृति नहीं थी, किंतु फिर भी वह इतनी आदर्श, न्यूनतम दोष युक्त और उच्च कोटि की थी कि कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक चलती रही। गुप्त युग की चहुमुखी सांस्कृतिक उन्नति में भी उसकी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। इस संबंध में डॉक्टर UN घोषाल ने लिखा है कि यद्यपि गुप्त प्रशासन गुप्त सम्राटों की मौलिक कृति नहीं थी, किंतु उसमें समयानुकूल किए गए परिवर्तनों और कुशलतापूर्वक किए जाने के कारण बिना निरंकुश पुलिस व्यवस्था और कठोर दंड व्यवस्था के गुप्त शासक प्रसिद्ध गुप्तकालीन शांति की स्थापना करने में सफल हुए थे। शासन के स्वरूप की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक गुप्त शासकों के विजय अभियानों के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्यों की सीमाएं जो थी पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गई थी। किंतु इस विशाल साम्राज्य का शासन किसी एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संचालित नहीं होता था। संभवतः मौर्यों की केंद्रीयकरण की नीति के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए गुप्त सम्राटों ने विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में विलीन करके उन पर केंद्रीयभूत शासन स्थापित करने की अपेक्षा अपनी सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण आर्यावर्त तक सीमित रखा। अतः गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसे अधीनस्थ राज्य थे जिनके शासकों को अपने राज्य के आंतरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अधीनस्थ शासक शक्ति के अनुरूप नृप, महाराज, उपरिक महाराज कहलाते थे। सभी सामंतों की अधीनस्थ स्थिति एक समान नहीं थी। आर्यावर्त और मध्य देश के अधीनस्थ शासकों पर गुप्त सम्राटों का नियंत्रण अधिक प्रभावी था, जबकि दूरस्थ अधीनस्थ शासक प्राय स्वतंत्र स्थिति में थे। यह अधीनस्थ शासक भेंटों, उपहारों और नियमित राजस्व द्वारा राजकोष को समृद्ध बनाने में योगदान के साथ युद्धों के अवसर पर सैनिक सहयोग देते थे और राजकीय अवसरों पर दरबार में उपस्थित होकर सम्राट के यश और वैभव को अभिव्यक्त करते थे। अधीनस्थ राज्यों की भांति अनेक गणराज्यों और सीमावर्ती प्रदेशों और निकटवर्ती विदेशी राज्यों ने भी गुप्त साम्राज्य की अधीनता, अधीन मैत्री और समान मैत्री स्थापित कर रखी थी। शासन नीति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि गुप्तों की शासन प्रणाली अत्यंत उदार और लोकोपकारी थी, यानी कि जनता के हित के लिए थी। गुप्त सम्राट अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे और उनकी नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन नीति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शासन में प्रजा के हित की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। शासन व्यवस्था अत्यंत उदार थी। सम्राट जनता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। राजा का राज्य कम से कम और साधारण नियमों के आधार पर चलाया जाता था। अपराधों की संख्या समाज में बहुत कम थी। दंड विधान कठोर नहीं था और देश में शांति और व्यवस्था स्थापित थी। केंद्रीय शासन इसमें सबसे पहला और प्रमुख है राजा। गुप्त शासन का स्वरूप कहते हैं राजतंत्रात्मक था। शासन का प्रधान राजा होता था और उसकी शक्ति जो थी वो असीमित होती थी। गुप्त सम्राट महाराजाधिराज, सम्राट, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम देवत, चक्रवर्तीन, पृथ्वीपति, एकाधिराज आदि उपाधियां धारण करते थे। राजा को देवतुल्य माना जाता था।
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लोक में देवता कहा गया है जो पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आया था। इस आधार पर अनेक विद्वानों का मत है कि गुप्त सम्राट जो है वो राजपद के देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे, किंतु यह मत सही नहीं है। वस्तुतः भारतीय परंपरा में राजपद के देवी स्वरूप का मुस्लिम और यूरोपीय सिद्धांत कभी भी मान्य नहीं रहा। भारतीय व्यवस्थाकारों ने धर्मपालक और शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने वाले और लोक परंपराओं के पालनकर्ता राजा की ही प्रशंसा की है। कालिदास का कथन है कि धर्म और शास्त्रानुसार शासन करने वाला राजा ही प्रशंसा का पात्र होता है। स्वयं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को शास्त्र, धर्म, लोक नियमों का पालन करने के कारण ही लोक देवता या देवतुल्य कहा गया है। स्पष्ट है कि उस युग में राजपद देवत्व के कारण नहीं, गुणों के कारण स्तुत्य था। राजतंत्रात्मक शासन का सर्वोच्च अधिपति होने से राज्य की राजनीतिक, सैनिक, प्रशासनिक, न्याय संबंधी सभी शक्तियां राजा में केंद्रित थी। गुप्त सम्राट महत्वपूर्ण युद्धों का स्वयं संचालन करते थे। मंत्रियों, प्रांतपतियों और अन्य सैनिक और असैनिक पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करते थे। सम्मानित व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करने का कार्य भी राजा द्वारा संपन्न किया जाता था। कालिदास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि राजा का अधिकांश समय राजकार्यों के संपादन में ही व्यतीत होता था। राजपद एक महान दायित्व था जिसके पालन हेतु राजा को व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर जन कल्याण में व्यस्त रहना पड़ता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। अधिकतर उसका बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था, परंतु कभी कभी बड़े पुत्र के अयोग्य होने पर छोटा पुत्र भी राजा बनता था। गुप्त सम्राटों को असीमित अधिकार प्राप्त थे, परंतु वास्तव में वे स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं थे। उन पर मंत्रिपरिषद और परंपरागत नियमों आदि का अंकुश रहता था। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के हाथ में भी प्रशासन संबंधी पर्याप्त शक्ति रहती थी। उनके कार्य में राजा कम से कम हस्तक्षेप करता था। अतः गुप्त सम्राट एक प्रकार से निरंकुश होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं थे। स्थानीय स्वायत्तता का सिद्धांत शासन व्यवस्था की आधारशिला था। वास्तव में गुप्त सम्राट धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। वे अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। मंत्रिपरिषद मौर्यों की भांति गुप्त सम्राटों के समय में भी शासन संचालन और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। गुप्त सम्राट शासन संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद से सहायता लेते थे। मंत्रिपरिषद जो होती थी वो शासन संबंधी अनेक विषयों पर विचार करती थी और उन निर्णयों को सम्राट के सामने प्रस्तुत करती थी। सम्राट उन निर्णयों को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र था, परंतु बहुधा गुप्त सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श का समुचित सम्मान करते थे। मंत्रिपरिषद का महत्व इस बात से भलीभांति विदित हो जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जब समुद्रगुप्त को अपना युवराज नियुक्त किया था तो उसने भी मंत्रिपरिषद की अनुमति प्राप्त की थी। मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग की देखभाल करता था। मंत्रियों के लिए पवित्र, विचारशील, विद्वान, सत्यवादी, न्यायप्रिय और कुलीन होना आवश्यक था। युद्ध कौशल प्रत्येक मंत्री के लिए आवश्यक योग्यता समझी जाती थी। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण राजनीति शास्त्र के भी ज्ञाता होते थे और उन्हें पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव भी होता था। केंद्रीय शासन के मंत्री कौन कौन से थे? जैसे महासेनापति, इसका कार्य सेना संचालन था। सेना के समस्त कार्य इसी के हाथ में होते थे। और दूसरा हम देख सकते हैं कि रण भांडागारिक, इसका कार्य क्या होता था? सेना के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना होता था। यह अस्त्र शस्त्र, रसद आदि सेना को पहुंचाता था। महाबलाधिकृत, इसके अधीन सेना, छावनी, व्यूह रचना के विभाग रहते थे। दंडपाशिक, यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महासंधि विग्रहक, इनका कार्य जो था वो अंतर्राष्ट्रीय विभाग की देखभाल करना था, यानी कि पड़ोसी राज्यों से संधि और विग्रह करना इसका ही कार्य था। अगला हम देख सकते हैं कि भांडागाराधिकृत, यानी कि यह राजकोष का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर हम देख सकते हैं विनय स्थिति स्थापक, यह धर्म विभाग का अध्यक्ष था। महाअक्षपटलिक, यह अधिकारी राज्य के समस्त आदेशों का रिकॉर्ड रखने का कार्य करता था, यानी कि लेखा विभाग का यह सर्वोच्च अधिकारी था। सर्वाध्यक्ष, यह साम्राज्य के केंद्रीय विभाग का प्रधान अधिकारी था और समस्त विभागों की देखभाल करता था। ये सब जो पदाधिकारी थे, इनके अतिरिक्त भी कुछ छोटे कर्मचारी होते थे, जैसे कि ध्रुवाधिकरण,
यानी कि भूमि कर वसूल करना इनका कार्य था। पुस्तपाल राज्य के आदेशों का लेखबद्ध करने में महाअक्षपटलिक का सहायक होता था। गोप यानी कि ये गाय गांव की आय व्यय का लेखा रखते थे। अग्रहारिक यह दान से संबंधित कार्यों की देखभाल करते थे। गौल्मिक यह वन विभाग का अध्यक्ष होता था। शौल्किक इसका कार्य कर संग्रह करना होता था। राज्य कर्मचारियों के वेतन की बात करें तो इनके वेतन को दो रूपों में दिया जाता था। कुछ कर्मचारी वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करते थे और कुछ कर्मचारियों को नकद वेतन मुद्राओं के रूप में दिया जाता था। अब चलिए हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन को हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं प्रांतीय शासन की क्या व्यवस्था थी। कहते हैं शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। ये प्रांत देश या राष्ट्र कहलाते थे। सुराष्ट्र एरन यानी कि पूर्वी मालवा, दशपुर यानी कि पश्चिमी मालवा और कौशाम्बी आदि राष्ट्र थे। देश या राष्ट्र का शासक राष्ट्रिक कहलाता था। ये राष्ट्र भुक्ति या भोग में विभाजित थे। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन, मंदसौर, कौशाम्बी, सौराष्ट्र, पांचाल, कौशल, काशी, मगध आदि अनेक भुक्ति थे। भुक्ति के शासक गुप्ता, गोप, उपरिक महाराज, भौगिक, भोगपति आदि कहलाते थे। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती थी और सामान्यतः इन पदों पर राजवंशीय या योग्य, गुणवान और कुलीन व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। प्रांतीय शासक जो थे वो अपने प्रांत की बाह्य आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोहियों का दमन करना, प्रजा की भलाई करना, प्रांत को सुखी और समृद्ध बनाने के उपाय करना, इन सब का ये एक प्रांतीय शासक का कार्य होता था। उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार था। महत्वपूर्ण प्रांतों में अत्यंत योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। स्कंदगुप्त ने हूणों से आक्रांत सौराष्ट्र प्रांत में काफी सोच विचार के पश्चात पर्णदत्त नामक व्यक्ति को गुप्ता नियुक्त किया था। जिलों के शासन की बात करें तो प्रत्येक प्रांत यानी भुक्ति को अनेक विषयों यानी कि जिलों में बांटा गया था। एक प्रांत में 2 या 3 विषय यानी कि जिले होते थे। मगध में 2, पुंडवर्धन में 3 जिले थे। विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति बहुधा उपरिक महाराज यानी कि प्रांतीय शासक के द्वारा की जाती थी और वह उसी के अनुशासन में रहता था। परंतु कभी कभी विषय की राजनीतिक और सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सम्राट भी विषयपति को की नियुक्ति किया करते थे। इसका कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। कुछ मुद्राओं में विषयपति के लिए कुमार मात्य की उपाधि का भी उल्लेख किया गया है। विषयपति को परामर्श देने के लिए एक समिति भी होती थी जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि होते थे। इसके सदस्य विषय महत्तर कहलाते थे और इस समिति में कुछ सदस्य होते थे जैसे नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और पुस्तपाल। ये सदस्य निर्वाचित होते थे या मनोनीत किए जाते थे। यह तथ्य अज्ञात है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता था। विषयपति अपने प्रदेश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। अपने अधीन दंडपाशिक यानी कि पुलिस कर्मचारी, चौराद्वरणिक यानी कि गुप्तचर, दंडनायक यानी कि सेना का अधिकारी, आरक्षाधिकृत यानी कि जनता की रक्षा के लिए कर्मचारी आदि कर्मचारी होते थे। राजकीय करों को वसूल करने के लिए भी अनेक कर्मचारी होते थे जिन्हें युक्त, आयुक्त और विनियुक्त आदि कहा जाता था। खंड और तहसील प्रशासन यानी कि वीथी और पैठ। प्रत्येक विषय वीथियों में विभक्त था। वीथी को पट भी कहा जाता था। वीथी का शासक प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बनी परिषद के सहयोग और सहायता और परामर्श शासन संचालित करता था। प्रत्येक वीथी ग्रामों के समूह में विभक्त थी और ऐसे ग्राम समूह को पेठ या शांतक कहा जाता था। नगर प्रशासन की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि प्रशासन की अन्य इकाइयों की भांति गुप्त काल में नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी। नगरों के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल या आर्य नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। पुरपाल कुमारामात्य श्रेणी यानी कि उच्चाधिकारी का अधिकारी होता था। नगरों में एक स्थानीय संस्था होती थी जो परिषद कहलाती थी। यह संस्था आधुनिक नगरपालिका की भांति कार्य करती थी। परिषद में पुरपाल, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ ये 4 सदस्य होते थे। परिषद का अध्यक्ष नगरपति, कार्यालय अधिष्ठान अभिकरण कहलाता था। पुरपाल और परिषद के कार्यों की जानकारी अप्राप्त है। संभवतः नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रहण,
नगर की समृद्धि में वृद्धि और भूमि नियमन आदि कार्य इसी संस्था द्वारा किए जाते थे। नगर शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ग्राम के शासन संचालन में ग्रामिक की सहायता के लिए एक पंचायत होती थी, जिसे पंचमंडली और जनपद कहा जाता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्य होते थे, जैसे मेहतर है, अष्टकुलाधिपति है, ग्रामिक है, कुटुंबिन है। एक पंचायत के अधीन एक से अधिक ग्राम होते थे। ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन अथवा मनोनयन की प्रक्रिया हमें प्राप्त नहीं होती है। अनुमान लगाया जा सकता है कि योग्यता, अनुभव और चरित्र की दृष्टि से प्रतिष्ठित वृद्धजन पंचायत के सदस्य मनोनीत कर दिए जाते थे। ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते थे, जैसे कि ग्राम सुरक्षा का ध्यान रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि कर वसूल करना, पारस्परिक वाद विवादों का निपटारा करना, ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करना। ग्राम पंचायत में कृषि, उद्यान, मंदिर आदि के प्रबंध के लिए भी भिन्न भिन्न समितियों का गठन किया जाता था। इसके अतिरिक्त ग्राम के लिए अनेक कर्मचारी भी होते थे, जिनमें दूत या संदेशवाहक, सीमा कर्मकार, भूमि के क्रय विक्रय का प्रबंध करता और जिसे कहते हैं तलवाहक यानी कि ग्राम रक्षक, न्यायकर्षित यानी कि खेतों की सीमा और क्षेत्रफल संबंधी विवादों को निपटाने वाला अधिकारी, ये सब प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। प्रशासन के अन्य अंगों की बात करें तो हम सैनिक व्यवस्था की तरफ चलते हैं। तो गुप्त सम्राट जो थे वो साम्राज्यवादी थे। उन्होंने विशाल, दृढ़ और सुव्यवस्थित सेना के बल पर ही इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसलिए गुप्त युग में सैन्य बल का अधिक महत्व था और सैनिक संगठन अत्यंत कहते हैं सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। गुप्त सम्राटों ने परंपरागत चतुरंगिणी सेना की व्यवस्था की थी। इनमें हाथियों, अश्वारोहियों, पदातियों, रथों की सेनाएं रहती थी। कालिदास के ग्रंथों से ऐसा ज्ञात होता है कि सेना के इन चारों अंगों के अतिरिक्त जल सेना भी विकसित रूप में थी। नौसेना का उल्लेख समुद्रगुप्त के नालंदा और गया के ताम्रपत्र अभिलेखों से भी हमें मिलता है। समस्त सेना का राजधानी में एक कार्यालय होता था, जिसे बलाधिकरण कहते थे। सेना का सर्वोच्च पद गुप्त सम्राट स्वयं ग्रहण करते थे। सम्राट ही सेना का अध्यक्ष होता था। वह स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा होता था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्धों में सेना का संचालन स्वयं किया था। यदि सम्राट अधिक वृद्ध होता था तो सेना की अध्यक्षता का कार्य युवराज करता था। सम्राट के नीचे प्रधान सेनापति होता था, उसे महासेनापति या महादंडनायक कहा जाता था। ऐसा आभास होता है कि प्रधान सेनापति के नीचे कई उप सेनापति भी होते थे। ये समाज के विभिन्न भागों और सीमांत प्रदेशों में सेना के संचालन का कार्य करते थे। अश्वारोहियों की सेना के प्रमुख को महाशवपति कहते थे। उसके अधीन संभवतः अश्वपति और भट्टा शवपति नामक अश्वारोही सेना के अन्य अधिकारी होते थे। गज सेना के प्रमुख को महापीलुपति कहा जाता था। सेना के लिए खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र आदि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व रण भांडागारिक नामक अधिकारी का होता था। उसकी अपनी मोहर होती थी। आजकल सेना में क्वार्टर मास्टर का जो कार्य है, संभवतः वही कार्य इसका रहा होगा। सेना की छावनी का प्रबंध और व्यूह रचना आदि का उत्तरदायित्व महाबलाधिकृत नामक अधिकारी पर होता था और उसकी सहायता के लिए उसके अधीन अनेक बलाधिकृत नामक अन्य अधिकारी होते थे। गुप्त प्रशासन में साधारण सैनिक को चाट कहते थे और सैनिक टुकड़ी को चमू कहते थे। चमू का नायक चमुक कहलाता था। सैनिक कवच और सिर पे कुछ शिस्त्रास्त्र कहते हैं धारण करते थे। ऐसा कालिदास के ग्रंथों से ज्ञात हमें होता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित शास्त्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय युद्ध में फरसा, धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। आरक्षी व्यवस्था या पुलिस विभाग, साम्राज्य में आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए आरक्षी या पुलिस विभाग की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें साधारण पुलिस और गुप्तचर दोनों सम्मिलित होते थे। गुप्त युग के अभिलेखों में महादंडनायक, दंडनायक, दंडेक, दंडपाशिक नामक अधिकारियों का विवरण मिलता है। वैशाली से प्राप्त मुहर पर दंडपाशिक नाम अंकित है। विद्वानों की धारणा है कि वे अधिकारी पुलिस विभाग से ही संबंधित थे। महादंडनायक आरक्षी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी रहा होगा। दंडनायक, दंडेक, दंडपाशिक उसके नीचे के अधिकारी रहे
होंगे। चोरी की जांच करने वाला और चोरों को पकड़ने वाला अधिकारी चोरोधारणिक कहलाता था। यह चोरों की निगरानी भी करता था। संभव है कि गुप्तचर विभाग से भी इसका कोई संबंध रहा होगा। चोरों को पकड़ने के बाद उसे रक्षण नामक प्रहरियों को सौंप दिया जाता था। वे उसके अपराध की जांच पड़ताल करते थे। छिपकर गुप्त रूप से अपराधों की छानबीन और अपराधी की खोज करने वाले सिपाही गुप्तचर या दूत कहे जाते थे। इस दृढ़ आरक्षी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप संपूर्ण साम्राज्य में चोरी, लूटपाट, डाके डलते हैं वो उसका भय या आतंक नहीं था। चीनी यात्री फाहियान का कथन है कि उसने उत्तरी भारत में सहस्त्रों मील की यात्रा संपन्न की थी, पर उसे चोर या डाकू नहीं मिले हैं। इससे प्रकट होता है कि गुप्तकालीन सुरक्षा व्यवस्था श्रेष्ठ और दृढ़ थी। न्याय विभाग की बात करें तो गुप्त काल की न्याय व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित और सुसंगठित थी। सम्राट जो था वो न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही न्यायालय होते थे। विषय का न्यायाधीश नगर में निवास करता था। गांव में न्याय का कार्य पंचायत करती थी। नारद स्मृति के अनुसार गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा गण और चौथा राजकीय। प्रथम 3 न्यायालय जनता के अपने होते थे और अंतिम न्यायालय जो था वो सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी। जन न्यायालय से असंतुष्ट रहने पर लोग राजकीय न्यायालय में जाते थे। न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी विनय स्थिति स्थापक कहलाता था, परंतु न्याय संबंधी सर्वोच्च और अंतिम अधिकार जो था वो सम्राट के हाथ में था। राज्य में अपराधियों की संख्या कम थी। सभी पदाधिकारी बड़ी योग्यता से अपना कार्य संपन्न करते थे। उनका आधुनिक अदालतों की भांति एक कार्यालय होता था जिसे अधिकरण कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय अपराध कम होते थे, दंड विधान कठोर नहीं था, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं था, अधिकांश अपराधों पर जुर्माना किया जाता था। इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों के समय में न्याय व्यवस्था उदार थी और लोग जो थे वो नियमों का पालन किया करते थे। आय के साधन की बात करें तो हमें गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि राज्य में आय के लिए 18 प्रकार के कर लगाए जाते थे, परंतु इनमें से किसी के बारे में भी पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इस समय आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो भूमि की दशा और उर्वरता पर निर्भर करता था। उर्वरता के आधार पर भूमि कर 16% से लेकर 25% तक भी लगाया जाता था। यह अधिकतर अनाज के रूप में लिया जाता था। भूमि कर भाग या उद्रंग कहलाता था। भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के जो साधन थे वो थे अनाज के रूप में हिरण्य यानी कि सोने आदि धातुओं पर, चाट भाट प्रवेश कर यानी कि पुलिस और सेना कर, आयात निर्यात कर, चुंगी कर, वनों और चारागाहों खानों से आय होती थी। व्यापारियों और शिल्पियों पर लगा हुआ कर होता था जिसे शुल्क कहा जाता था। न्यायालय शुल्क, अर्थदंड, उपहार, भेंट आदि से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। संकट काल में राजा नए कर भी लगा सकता था और करों में वृद्धि भी कर सकता था, परंतु जैसा कि चीनी यात्री फाहियान से पता लगता है कि करों का बोझ जो था वो प्रजा पर अधिक नहीं था। लोग बड़े समृद्धशाली थे। उनके द्वारा अनेक औषधालयों, धर्मशालाओं, मंदिरों आदि का बनवाया जाना यही सिद्ध करता है कि उनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। सार्वजनिक कार्य विभाग की बात करें तो गुप्त सम्राट प्रजा वत्सल शासक थे। वे अपनी प्रजा को नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। उन्होंने प्रजा के हित के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, सिंचाई की व्यवस्था की, कृषि की उन्नति के लिए अनेक बांधों, झीलों, तालाबों का निर्माण करवाया, चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना की, राज्यों की ओर से शिक्षा और दान की व्यवस्था की गई। चीनी यात्री फाहियान फिर लिखता है कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे, जहां रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषधि, भोजन आदि मुफ्त मिलते थे। तो इस तरह से हम अगर गुप्त शासन प्रणाली की समीक्षा करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह श्रेष्ठ और प्रशंसनीय थी। केंद्र और प्रांत दोनों में इनका संगठन सुव्यवस्थित था। दीर्घकाल तक गुप्तों की शासन व्यवस्था ने देश को बाहरी और आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षित रखा था। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री बहुत प्रभावित हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर वी एस स्मिथ
ने तो अपनी सहमति में ये लिख दिया है कि प्राच्य शैली के अनुसार इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं है। डॉक्टर अल्तेकर का कथन है कि केंद्र और प्रांतों में गुप्त प्रशासन जो था वो सुव्यवस्थित था, केंद्रीय सचिवालय कार्यकुशल था और वह जिलों और गांवों में होने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त कर सकता था। गुप्त प्रशासन में काफी लंबे समय तक प्रजा को विदेशी आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षित रखा। इसमें जो विधान है, प्रशासन है, न्याय, मानवीयता का सुंदर समन्वय था और राज्य जो है प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक हितों की रक्षा करता था।